हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2027 की जो कक्षा 12th है, उसमें गणित में आव्यूह का जो चैप्टर है यानी मैट्रिक्स है, उसमें हम पढ़ेंगे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की परिभाषा क्या होती है और इसके साथ साथ आव्यूह के प्रकार कितने हैं, यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बता दूं कि आव्यूह का जो डेफिनेशन है यानी आव्यूह का जो क्या कहते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आव्यूह को इस तरीके से समझो कि जब आप विद्यालय जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे पहले क्या होता है, प्रार्थना होती है नहीं होती है। तो वहाँ पे जो विद्यार्थी होते हैं वो एक पंक्ति और स्तंभ के रूप में खड़े होते हैं कि नहीं होते? वहाँ के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि एक लाइन से खड़े हो जाइए, ठीक है। तो उस लाइन में क्या समझना है, वहाँ से आव्यूह की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है? उस चीज़ को समझना है। देखिए क्या है, यहाँ पे समझना है थोड़ा। क्या समझना है? देखिए, मान लो ये विद्यार्थी की हमारी लाइन लगी हुई है। मान लो 3 लाइन हम समझ रहे हैं, 3 लाइन इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से विद्यार्थी खड़े हुए हैं और भी लाइन है नीचे। तो क्या समझना है कि ये हमारे जो होते हैं इस तरीके से, इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं बेटा? स्तंभ जो लंबवत होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। और जो क्षैतिज है ये इस तरीके से ये, इसको हम कहते हैं पंक्तियाँ। क्या कहते हैं बेटा? पंक्तियाँ। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रो, इंग्लिश में कहते हैं रो, हिंदी में कहते हैं पंक्तियाँ। तो यहाँ पे स्तंभ और पंक्तियाँ कहते हैं हम, कॉलम और रो कहते हैं। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ से आप भी कोई डेफिनेशन निकल के आती है कि किसी दिए गए आंकड़े या संख्याओं या विद्यार्थियों की संख्या, किसी को भी पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना यानी उनको व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। क्या निकल के आई परिभाषा? किसी दिए गए आंकड़े, संख्याओं या विद्यार्थियों की संख्या या कोई भी सामान है, उसको पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ये क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इस चीज को समझना है यहाँ पे। ठीक है, पंक्ति और स्तंभ में मैंने बता दिया है, जो ये लंबवत हैं इनको हम कहते हैं स्तंभ। यहाँ पे कितने स्तंभ हो जाएंगे? एक स्तंभ हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। पंक्ति की बात की जाए, कितनी पंक्ति? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। ठीक है, इस तरीके से हमें, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो समझो क्या लिखी है और क्या मैंने बताई है। ठीक है, यहाँ पे समझो, छात्रों को कक्षा में बैठने, पीटी करते समय उनको खड़ा करने, दुकानों में सामानों की मूल्यों की सूची बनाने आदि में हम पंक्तियों तथा स्तंभों की एक आयताकार सरणी का रूप देखते हैं। ठीक है, रूप देते हैं। सारणी द्वारा सूचना प्रदर्शित करने का यह एक सूक्ष्म ढंग है। इस सूचना को बिना शीर्षक के भी कोष्टक में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि हमारी क्या कहलाती हैं? आव्यूह कहलाती हैं। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो, ये हमारा कुछ आंकड़ा लिखे। अब देखना, एक चीज और समझना है कि जो आव्यूह होते हैं, कोई भी हमने आंकड़ा लिखा पंक्ति और स्तंभ में, तो क्या करते हैं उसको हम ये बड़े वाले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ना इसमें कभी भी छोटा वाला लगाना है आपको, ना मंझला वाला लगाना है। क्या लगाना है इसमें? ओनली ओनली बड़ा वाला लगाना है आपको, ब्रैकेट। ठीक है, इस चीज को समझना है। अब यहाँ से एक चीज ये समझो, क्या समझना है, यहाँ से समझना है कि कोच में बैठने की व्यवस्था। यहाँ पे कोच के कुछ विद्यार्थी इस तरीके से बैठाया गया है, व्यवस्थित किया गया है। अब यहाँ से क्या समझना है? पहली बात तो इसमें ये समझो कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। कैसे पता करोगे? मैंने कहा था जितने लंबवत हैं, जितने लंबवत दिख रही हैं वो क्या क्या स्तंभ हैं। तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, कितने स्तंभ हो जाएंगे? 4 स्तंभ हो जाएंगे। पंक्तियां कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4, कितनी पंक्तियां हो जाएंगी? 4। कितनी पंक्तियां? 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ। और अगर पूछा जाए कि इसका क्रम क्या है, क्रम क्या पूछा जा सकता है? क्रम। तो कोटि भी पूछा जा सकता है कि कोटि क्या है इसकी। तो कोटि में हमेशा पहले पंक्ति लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 4। और कितना कॉलम है? 4। तो 4 बाई 4 का भी कहलाएगा। अगर बात कर ली जाए कि टोटल कितने तत्व हैं, टोटल कितने तत्व हैं, या कह सकते हैं कि कितने अवयव हैं इसमें, तो दो इसके तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तो सभी पदों को गिन लो,
गिनने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं टोटल? टोटल 16 अवयव हैं या तत्व हैं। अवयव या तत्व कितने हैं बेटा? टोटल 16 है। एक तो ये मेथड हो गया कि टोटल काउंट कर लो तो टोटल आ जाएगा। एक मेथड है कि जो क्रम आया हमारा इनका गुणा करा लो, 4 बाई 4 16 आ गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इतना डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो आव्यूह है उसको हम पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखने की एक व्यवस्था है, इसको हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में क्या क्या होता है? आव्यूह में मुख्यतः पंक्ति होती है, स्तंभ होती है। पंक्ति क्या कहलाती है वो बता दिया है, स्तंभ क्या होता है वो भी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। क्रम कैसे निकालते हैं? पहले पंक्ति लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अवयव कैसे निकालते हैं? टोटल संख्या काउंट कर लेते हैं या इनका गुणा कर लेंगे पंक्ति और स्तंभ का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा आगे और क्या चीज दी गई है देखते हैं। यहाँ पे दुकानों में वस्तुओं के दामों की सूची, यहाँ पे बेटा क्या किया गया है? दामों की सूची बनाई गई है। वस्तु लिखा गया है राम मोहन सोहन, यानी कि वस्तु क्या है? चाय। चाय कितने ली है? 35 रुपए की राम ने ली है, मोहन ने 40 की ली है, सोहन ने 50 की ली है। कॉफी है, राम ने 70 की, 75 की और 100 की, इस तरीके से लिया गया है। तो उन सभी को क्या करेंगे? वो आव्यूह में व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसे आपके रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, किस तरीके से? देखिए 35 40 50 इस तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? तो इस तरीके से आव्यूह क्रम में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कोष्टक के अंदर इस प्रकार की संख्याओं की आयतीय व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। क्या है जी? आयताकार के रूप में तो है, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? आव्यूह बेटा कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। आव्यूह की जो परिभाषा है वो क्या है एक्चुअली में? एम एन संख्याओं के, एम यहाँ पे पंक्तियां हैं, एन यहाँ पे स्तंभ है, इस चीज को समझना। यानी कि क्रम दिया गया है, एम एन संख्याओं के एक निकाय को एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को एम गुणा एन क्रम या कोटि का आव्यूह या एम गुणा एन आव्यूह कहते हैं, ठीक है। एम गुणा एन यानी यहाँ पे पहले पंक्ति लिखा गया फिर एन लिखा गया है, ठीक है। एम को पंक्तियां कहते हैं, एन को स्तंभ कहते हैं, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं उनको डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पे लिखा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है। तो क्या करना है? यहाँ पे हमें देखना है कि हमने देखा ये पहली पंक्ति हो गई और ये हमारा पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूं, आपसे पूछूं कि जो 7 नंबर है इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? तो आप क्या बताओगे कि सर ये पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट मान लो ए लिख लिया हमने, ठीक है। क्या कर लिया हमने? ए कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी पोजीशन? इसकी पोजीशन हो जाएगी 1 और 2। क्यों? पहली पंक्ति, पहले मैंने क्या बताया था? पहले हमेशा पंक्ति लिखा जाता है एम गुणा एन के रूप में। तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पोजीशन हुई 7 की। अगर बात की जाए 10 नंबर की तो क्या कहोगे? कहोगे दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, यहीं पे तो है, दूसरी पंक्ति देखोगे दूसरा कॉलम, यानी ए 2 2 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं क्या को? A11 A12 A13 पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, यहाँ पे A21 A22 A23 और यहाँ पे A31 A32 और A33 यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है। A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, बात खत्म। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि A32 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इनका अगर कंपैरिजन करा जाए तो कहेगा A32 की वैल्यू क्या है? तो A32 की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है? 13 है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है A11 इस तरीके से, A12 ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। ये डॉट 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 का मतलब है कि और बड़ी अगर सारणी दी गई हो तो और बड़ी हम बना सकते हैं इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि इसमें पंक्तियां कितनी है बेटा? तो कहोगे 2 है।
स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हो गए, 3 स्तंभ हो गए। तो इसका जो क्रम होगा वो कितना होगा बेटा, पहले पंक्तियां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पंक्तियां लिखते हैं। तो पंक्तियां कितनी है यहाँ पे, 2, स्तंभ कितने, 1 2 3, 2 क्रॉस 3, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। और यहीं पे अगर बात की जाए कि टोटल तत्व या कहा जाए अवयव कितने हैं टोटल, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 काउंट कर लो या मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है, यह 2 × 3 क्रम का एक आव्यूह है। ठीक है, तो जितनी पंक्तियां हों उनको गिनना है और जितने स्तंभ हों उनको गिनना है। जरूरी ना है कि सबके सब बराबर हों, यानी कि ये सारे बराबर हों। ठीक है, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, इसमें कुछ भी हो सकता है, ज्यादा पंक्तियां हो सकती हैं, ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे ये लिखा है 1 2 3, तो इसका क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, कितनी पंक्ति होगी, तीन, लेकिन स्तंभ तो एक ही है ना, तो इसका क्रम कितना हो जाएगा, 3 × 1, ये हो जाएगा, 3 पंक्तियां 1 कॉलम। अगर यहाँ पे बात की जाए इस तरीके से 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हैं, पंक्ति तो एक है लेकिन 1 2 3, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे जो इसका क्रम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा हमारे, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। बस हमेशा माइंड में एक ही चीज याद रखना बेटा, कि जितनी पंक्तियां हो, जितने कॉलम हो, उनको गिन लो और पहले पंक्तियों की संख्या लिखनी है, इसके बाद कॉलम की संख्या लिखनी है, तो कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर माइंड में यही रहेगा कि पहले कॉलम लिखते हैं या पंक्ति लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो फिर उलझे रहोगे उसमें। इस चीज को समझना है आपको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, कुछ आगे चलते हैं। चलो, ये कोई मतलब नहीं बनता इसका। हाँ, यहाँ पे लिखा है आव्यूह का क्रम या कोटि। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से क्रम और कोटि निकालते हैं। यदि आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है, मान लो m पंक्तियां है उसमें और n स्तंभ है, तो उसे किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, m × n, यानी m × n क्रम का आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम आव्यूह के तत्व। तत्व यानी वही अवयव, किस तरीके से अवयव निकालते हैं, वही सारी चीजें जो मैं बता रखा हूँ। इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे हमारे 9 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ये कितने बाई कितने का व्यू है, ये 3 बाई 3 का है, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 × 3 यानी 3 × 9, यहाँ पे 3 बाई 3 का ये आप व्यू है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें निकालना है। यहाँ पे वैल्यू भी पूछ सकता, तो A2 3 कहाँ है, 2 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा हमारे, यही दिया गया है। तो इस तरीके से हमें निकालना है। ये सारे क्वेश्चन जो हम हैं अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, मोटी मोटी चीजें समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या पढ़ना है। चलिए आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट बात पे, जो हमने बताया था आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो प्रकार आ जाता है आव्यूह का, वो देखते हैं हम। पहला हमारा जो आव्यूह आता है क्षैतिज आव्यूह, क्या आ जाता है, क्षैतिज आव्यूह आ जाता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में हम। ठीक है, क्या बताया गया है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं हम। क्या बताया है कि जिसमें जिसमें क्या हो, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या बेटा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होगी। गिनो जरा इधर, कितने स्तंभ में, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, यानी कहने का मतलब है कि क्षैतिज आव्यूह कहा है, क्षैतिज, तो क्षैतिज कम होंगे और स्तंभों की संख्या अधिक होगी। स्तंभ यहाँ पे कितने हैं, कहोगे स्तंभ यहाँ पे 3 है और पंक्ति यहाँ पे कितनी है, तो पंक्तियां 2 हैं। तो बताओ पंक्तियां कम है स्तंभों की तुलना में, बिल्कुल। तो क्षैतिज जो आव्यूह होता है वहां उसकी डेफिनेशन निकल के आती है कि क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दर्शा सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्लियर हुआ क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या
स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो प्रकार है आव्यूह का वो क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब दूसरा प्रकार समझते हैं कि दूसरा कौन सा है उसका। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और चाहो तो टेलीग्राम पे बीके क्लासेस महुआ से भी चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इतनी परेशान होने वाली बात बिल्कुल ना है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह बिल्कुल जस्ट उल्टा है किसके, पंक्ति आव्यूह के। किस तरीके देखते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, कैसे अधिक होगी देखते हैं। उसमें क्या था, स्तंभों की संख्या अधिक थी ना क्षैतिज आव्यूह में, इसमें क्या होगी, स्तंभों की संख्या कम होगी और पंक्तियों की संख्या अधिक होगी। देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3, यानी कितनी पंक्तियां हैं यहाँ पे, पंक्तियां हमारी 4 हैं। यहाँ पे कितनी है बेटा, पंक्तियां हमारी 4 हैं और कॉलम हमारे कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या जो है वो क्या है, अधिक है बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। क्लियर हो रहा है ना, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहें, कमेंट करोगे अभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का डाउट एक्चुअली में है क्या। इसके बाद देखते हैं वर्ग आव्यूह। जो तीसरा प्रकार है आव्यूह का वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आप समझ लो वर्ग से, वर्ग क्या कहलाता है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वर्ग जो होता है, वर्ग जो होता है बेटा, वर्ग बेटा क्या होता है, वर्ग में आप जानते हो कि चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे भुजा नहीं, यहाँ पे केवल अपनी दो ही भुजाएं हैं। इसमें आव्यूह में कौन कौन सी, एक तो पंक्ति और एक कॉलम, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि इन दोनों की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। यानी जितनी पंक्ति होगी उतना ही कॉलम होगा, तो उसे हम कह देंगे वर्ग आव्यूह। अगर पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 होने चाहिए, अगर पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4 होने चाहिए, तो उसे हम कह सकते हैं वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी पंक्ति यहाँ पे, 1 2, कितने कॉलम, 1 2, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है ये कितने हैं, 1 2 3 और 1 2 3, यानी 3 यहाँ पे पंक्तियां और 3 ही कॉलम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दिए गए जो आव्यूह हैं तो क्या है, हमारे वर्ग आव्यूह हैं। ठीक है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं, ये रहा हमारा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक है, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। अब इसमें क्या है, पंक्ति बेटा देखना है, पंक्ति जानते हो ना, यहाँ पे जो पंक्ति सदिश में याद रखना है बेटा कि इसमें केवल और केवल एक पंक्ति होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्तंभ चाहे जितने हो उससे मतलब ना है, पंक्ति ओनली एक ही होगी, क्योंकि इसका नाम है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति ओनली एक ही पंक्ति होगी इसमें। यहाँ पे देख सकते हो, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, क्या हो बेटा, एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पे 3 5 कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है, कॉलम 1 2, 2 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 कितने कॉलम हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और पंक्ति हमारी एक ही यहाँ पे। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब है कि केवल और केवल एक पंक्ति होगी, स्तंभ से हमें मतलब ना है चाहे जितने हो। चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट, क्या है, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। अभी हमने पंक्ति में पढ़ा था कि केवल केवल एक पंक्ति होगी, अब यहाँ पे पढ़ना है स्तंभ, तो इसमें केवल केवल एक स्तंभ होगा, पंक्ति चाहे जितनी हो। जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, कहा था ना बेटा, केवल केवल एक स्तंभ हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्लियर है। चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल ये रहा बेटा, देखते हैं एग्जाम्पल में। देखो, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, और कॉलम बेटा क्या है यहाँ पे, एक है। तो कहने का मतलब है कि केवल केवल एक कॉलम होगा, पंक्ति चाहे जितनी हो उससे मतलब हमको ना है। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्तंभ आव्यूह आपका क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट आव्यूह में।
ये रहा हमारा शून्य अवयव। नेक्स्ट है बेटा, शून्य तो कुछ ना है, शून्य मतलब शून्य। एक चीज याद रखना है कि जिस भी अवयव में प्रत्येक तत्व क्या है, प्रत्येक तत्व क्या हो, प्रत्येक तत्व शून्य हो तो उसे हम शून्य अवयव कहेंगे। चाहे उसमें पंक्तियां जितनी हो, चाहे जितने कॉलम हो, उससे मतलब ना है। प्रत्येक का प्रत्येक तत्व हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। उसे हम कह देंगे कि ये हमारा शून्य अवयव है। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे तत्व क्या है, यहाँ पे शून्य है बिल्कुल, तो इसे हम कह सकते हैं शून्य अवयव। ये बहुत सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट 7वां, इकाई का तत्समक अवयव। इकाई का तत्समक अवयव, ये अवयव हमारा पूरे अवयव में बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन होगा, बिल्कुल ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इससे सिंपल कुछ ना है। क्या है, जिस वर्ग अवयव के अग्र विकर्ण या मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई यानी एक हों तथा शेष सभी तत्व शून्य हों, उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। देखते हैं किस तरीके से। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। मुख्य विकर्ण समझते हो ना, ये वाला विकर्ण, ये क्या होने चाहिए बेटा हमारे 1 1 1 होने चाहिए, और बाकी के सारे के 0 होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 1 1 है, बाकी सारे तत्व क्या है 0। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे 1 1 1 है, केवल केवल 1 होना चाहिए। ये नहीं कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 हो, 2 2 नहीं होना चाहिए, ना 3 3 होना चाहिए। 1 यानी 1, इसी को कहते हैं इकाई तत्समक अवयव। और सारे के सारे तत्व हमारे कैसे होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पे। इसके बाद आ जाता है विकर्ण अवयव। क्या आ जाता है बेटा, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव में, किसमें बेटा, वर्ग अवयव, जो विकर्ण अवयव है, जो तत्समक अवयव है, एक चीज बताना भूल गया हूँ कि जो तत्समक अवयव वो हमेशा वर्ग अवयव में ही लागू होगा। यानी कि कभी ऐसा नहीं होगा, कैसा, 1 0 0 और 0 1 0 और 0 यहाँ पे, इतने में लागू नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वर्गाव्यूह ना है। ठीक है, ये वर्गाव्यूह ना है। वर्गाव्यूह में ही तत्समकाव्यूह और ये वाला जो विकर्णाव्यूह है, ये वर्गाव्यूह में ही लागू होंगे और किसी में नहीं होंगे। ठीक है, तो इकाई तत्समकाव्यूह मैंने बताया जैसा कि मुख्य विकर्ण में क्या होना चाहिए 1 1 1, और यहाँ पे क्या है विकर्णाव्यूह। विकर्णाव्यूह में क्या है, यहाँ पे कोई भी संख्या होगी विकर्ण को छोड़ करके सभी 0 होंगे। मान लो यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 2 0 और 0 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसके विकर्ण को छोड़ करके सभी 0 हैं। यहाँ पे अगर लिखा है 3 0 और 0 3, तो ये भी हमारा क्या है, वर्ग विकर्ण अवयव है। ठीक है, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कैसे होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए या समान होने चाहिए। यहाँ पे ये अलग अलग भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि विकर्ण में विकर्णों को छोड़ करके सभी कैसे तत्व होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बात खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 1 है लेकिन बाकी तो 0 है। यहाँ पे देखो 4 2 है, बाकी 0 है। विकर्ण को छोड़ करके सभी कैसे होंगे, 0 होंगे हमारे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा हमारा नेक्स्ट, अदिश अवयव। क्या है हमारा अदिश अवयव, क्या है, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों तथा शेष तत्व शून्य हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। जैसे क्या कहा है, अदिश अवयव, जिसमें क्या हो कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों। सभी तत्व कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर समझते हो ना, यहाँ पे बराबर का मतलब ये भी ना है कि केवल 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, फिक्स संख्या ना है। कोई भी संख्या हो सकती है, बराबर होनी चाहिए, बस बस शर्त एक ही है, संख्या बराबर होनी चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है 3 3, ये तीनों संख्याएं बराबर है ना, 3 3 3, क्या चेंज है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सभी तत्व कैसे हैं, 0, यहाँ पे के है। ठीक है, तो इन विकर्णों को छोड़ करके सभी के सभी कैसे तत्व होंगे, 0 0 होने चाहिए हमारे, तो इसे हम कहते हैं अदिश अवयव। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना है कि तत्समक और विकर्ण, और ये वाला कौन सा है हमारा अदिश, ये तीनों के तीनों कैसे हैं,
वर्ग आव्यूह में लागू होंगे। कैसे आव्यूह में? वर्ग आव्यूह में बेटा लागू होंगे। कौन से आव्यूह में? वर्ग आव्यूह में। और वर्ग आव्यूह में होंगे, इसके साथ साथ क्या होगा, वर्ग आव्यूह में होने के साथ साथ इसमें क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल हमारा ये है 1 0 0 1, यानी कैसा होगा 1 1। विकर्ण आव्यूह में क्या होगा, संख्याएं चेंज हो सकती हैं, समान होने की कोई शर्त ना है कि समान हो। अदिश में क्या है, अदिश में हमारी संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इस चीज को समझना है। ठीक है, सेम ना है तीनों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रकार है इसका आव्यूह का, ये रहा हमारा उप आव्यूह। उप आव्यूह को आप इस तरीके से समझो कि कोई वर्ग आव्यूह है, उसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को निकाल करके जो आव्यूह बनता है उसको हम उप आव्यूह कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है उस चीज को पढ़ लो। किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो एग्जाम्पल से, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा आव्यूह है, हमने क्या लिख दिया, पहले बड़ा वाला लिख दिया। क्या दिया है, 5 3 2 1 1 2 और 7 3 4। इसमें मैंने बताया कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम निकाल दो। पहली पंक्ति क्या है, यही तो है। पहला कॉलम क्या है, यही तो है। अब क्या बचा, 1 2 3 4, यही बचा। तो जो ये आव्यूह आया, इसको हम पहले वाले का क्या कहेंगे, उप आव्यूह कहेंगे। क्योंकि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने के बाद जो आव्यूह बचा उसको हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह कहते हैं। यही हमारा बचा है। तो इस छोटे वाले आव्यूह को पहले वाले आव्यूह का उप आव्यूह कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रकार पे। ये रहा हमारा लास्ट, सेकंड लास्ट है, उप उपरित्रिभुजीय। क्या है, उपरित्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बेटा याद रखना है कि जो विकर्ण आव्यूह का नीचे वाला सिरा है वो कैसा होगा हमारा, वो कैसा होगा, यहाँ पे 0 0 होगा। देखो यहीं पे लिखा है सरल शब्द में, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी तत्व शून्य हो उसे उपरित्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। मुख्य विकर्ण का नीचे वाला सिरा क्या कहलाएगा, यही वाला तो कहलाएगा नीचे वाला सिरा। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये त्रिभुज बन रहा है हमारा। कैसा बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उपरित्रिभुजीय आव्यूह में क्या होता है, हमारे जो मुख्य विकर्ण होते हैं उसके नीचे वाला सिरा कैसा होता है, एक सभी तत्व कैसे होंगे, शून्य होंगे, या कह सकते हैं एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं उपरित्रिभुजीय आव्यूह। इसके बाद हम बात करते हैं, यह है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, इसमें जस्ट उल्टा है। उसमें बताया था कि मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो सारे तत्व हैं वो कैसे होंगे, शून्य। यहाँ पे ऊपर वाले सारे शून्य होंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए पढ़िए, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी तत्व शून्य हो। क्या है, ऊपर के, उसमें नीचे के थे, इसमें ऊपर के सारे तत्व कैसे होंगे बेटा, 0 0 होंगे। और इसके साथ साथ वहां पे क्या होगा, एक त्रिभुज भी बनेगा। यहाँ पे देखो इस तरीके से एक त्रिभुज बन भी रहा है। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो इस तरीके से हमने आव्यूह के सारे के सारे प्रकारों को समझ लिया है। एक छोटी सी बात और रह गई है, वो भी क्लियर करना है। इस तरीके से देखते हैं कि अगर दो आव्यूह दिए गए हैं, उनके बीच में बराबर चिन्ह लगा है, एक्स वाई जेड पी। अगर इसके फल 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो ये कैसे होंगे हमारे, समान आव्यूह कहलाएंगे। अगर तो x की वैल्यू कितनी कहलाएगी हमारी, 2, यानी x बराबर 2। इसको हम कहते हैं आव्यूह समानता का नियम। इसमें क्या होगा, x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा, z बराबर 4 आ जाएगा, p बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं।
लेकिन यहीं पे एक एग्जाम्पल दे करके उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि 2, 1, 3, 0 बराबर का चिन्ह लगाया था पहले, तो 2, 3, 1, 0। देखो 2 के बराबर 2 तो है, 3 के बराबर नहीं है बराबर, यहाँ नहीं है, 0 के बराबर है। तो ये सारे तत्व बराबर नहीं है, तो हम इसको समानता का त्रिभुज समान आव्यूह नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे तत्व बराबर होने चाहिए हमारे, तभी हम आव्यूह समानता का नियम कहते हैं। अभी इनके क्वेश्चन लगेंगे तो बिल्कुल प्योरली सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एकदम। इस क्लास का मेन मकसद था आपको आव्यूह से परिचय कराना, आव्यूह के प्रकारों से परिचय कराना, जो कि मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक निवेदन है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो आपसे हम एक ही उम्मीद करते हैं कि बेटा अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।